हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी 9th क्लास के विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में दिल से स्वागत करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने सभी कार्यों को भली भांति कर रहे होंगे। किसी भी तरह की मम्मी की डांट वाट नहीं खा रहे होंगे, टीचर्स के दिए हुए क्लास वर्क, होमवर्क को भी कंप्लीट कर रहे होंगे और साथ ही साथ नियमित दिनचर्या जैसा कि सही समय पर क्या करना, सोना, जागना, खेलना, कूदना, सब कुछ जरूरी है लाइफ में। नहीं तो कहते हैं अरे भाई हमारी लाइफ तो बोरिंग सी हो गई है। किसके हाथ में है बोरिंग या इंटरेस्टिंग? हमारे अपने हाथ में, बिल्कुल हमारे हाथ में है हमारी चाबी कि हम अपने जीवन को किस तरह से बिताएंगे। चाहे तो हम एकदम बोरिंग सा बना दें या चाहे तो उसी बोरिंग को हम इंटरेस्टिंग में बदल सकते हैं। वो कैसे संभव है? वो ऐसे संभव है जब हम अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं, अच्छे से सोना, जागना, खाना, पीना, खेलना, कूदना सब करते हैं तो हमारी बॉडी रहती है एकदम फिट। जब शरीर हमारा तरोताजा रहेगा तो मस्तिष्क भी एक्टिव रहेगा और जब शरीर और जो हमारा मस्तिष्क है वो दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी कार्य में तो वो कार्य भी बहुत अच्छा होगा। जब कोई कार्य बहुत अच्छा होगा तो फिर हमें प्रसन्नता होगी, तो अपने आप ही सब कुछ अच्छा हो जाता है। और एक और बात बताना चाहूंगी कि कभी कभी हम जो सोचते हैं वो काम नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो सोचा है वो सारे काम वैसे ही हो जाए। कभी कभी हमें बहुत निराशा का भी सामना करना पड़ता है। अब निराशा का अर्थात ये नहीं कि हम निराश होकर बैठ जाएं और कुछ आगे के काम ही ना करें। दुनिया में केवल एक ही काम नहीं है। कहते हैं ना, जब एक तरफ का दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरी तरफ भी जाकर देख लेना चाहिए कि हो सकता है वहां भी कोई दरवाजा और वहां से हम जा सकें। और ऐसा होता है क्योंकि कोई एक रास्ता नहीं है, अनगिनत रास्ते हैं हर तरफ जाने के लिए। बस हमें थोड़ा सा अपने माइंड को घुमाना होगा। कहते हैं ना ऑल इज वेल, है ना? तो वही है कि सब कुछ अच्छा होगा, बस हमारी सोच को हमें सकारात्मक करनी होगी और सकारात्मक सोच रखने के लिए हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। बस ये आप याद रखो, बाकी सब कुछ अच्छा होता है। और एक बात बता दूं, सुबह उठते ही चाहे हम किसी भी धर्म में हैं, मैं धर्म की बात नहीं करती हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये बात नहीं कर रही हूं। सुबह उठते ही जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, ऊपर की तरफ देखकर जो भी आकाश है जिसने सबको थामे रखा है उसको थैंक्स कहिए, नमन कीजिए। जिस पर हम चलते हैं भूमि, चाहे आप इसको माता करें या ना कहें, लेकिन हाँ हम इस पर हैं तो ना। मतलब हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से मिलकर बना है, ये तो आपको पता है। क्या क्या है उसमें? धरती, आकाश, हवा और पानी, अग्नि, पंच तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो ये पंच तत्व ही हमें संभाले रखते हैं और इन पंच तत्वों को हमें थैंक्स कहना है। एक भी तत्व की यदि कमी हो जाती है तो हम हिल जाते हैं। बिल्कुल अपने आप को बहुत अच्छे से रखना है, सबको थैंक्स कहना है, उठने के बाद तुरंत नमन करना है और सोने से पहले धन्यवाद भी देना है। जो हुआ सब अच्छा हुआ, जो होगा सब अच्छा होगा। बस इसी तरह से सकारात्मक विचार लेते हुए चलते जाइए, सारे काम अच्छे हो जाएंगे। तो मैं मैग्नेट ब्रेन्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री देता है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री देता है। तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 का पाठ 5 शुरू कर दिया है। नाम है भारतीय चित्रपट, मूक से सवाक फिल्मों तक। लिखा है अमृतलाल नागर जी ने। प्रीवियस वीडियो आशा करती हूं आपने देखा होगा, जिसमें आपने व्याख्या देखी कि क्या क्या हुआ, किस तरह से फिल्मों का निर्माण हुआ, कितने, बताओ आपको ही बताएगा कि सबसे पहली जो फिल्म बनी थी उसका टिकट कितने रुपए का था? 1 रुपया। वेरी नाइस। तो 1 रुपए की कीमत हम क्या जाने या तुम क्या जानो बेटा, बहुत बड़ी कीमत होती थी उसकी। सब कुछ हम समझ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस में हम देखेंगे हर एक उस प्रश्न को जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे है, जस्ट आपके चैप्टर के बाद। हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि प्रश्न को जब तक हम नहीं सुनेंगे या नहीं समझेंगे उत्तर नहीं लिख पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि समझना है नहीं, बस रीड कर लिया और आंसर को पढ़ते जा रहे हैं। उसने कहा था कि, उसने कहा था कि, उसने कहा था, एकदम से कुछ हो जाए, क्या पढ़ रहा था कुछ वो भूल ही गए।
ऐसा नहीं, समझेंगे तो प्रश्न समझ में आएगा, प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर हम लिख सकते हैं। यदि हम रटते हैं तो एक भी शब्द यदि हम भूले तो आगे खाई हो जाती है और हम आगे का रास्ता फिर नहीं ढूंढ पाते हैं, उस खाई में गिर जाते हैं। जबकि हम समझते हैं तो परेशानियां कुछ भी होंगी हम उनमें अपने आप को संभाल कर ले जाएंगे, पर्यायवाची शब्द रख देंगे, वो शब्द याद नहीं आ रहा उसकी जगह दूसरा हम शब्द रख देंगे। वो कब रखेंगे? जब हम समझ पाएंगे। इसलिए प्रश्नों को समझना इज वेरी वेरी कंपलसरी। प्रश्नों को समझो, उत्तरों को आप स्वयं लिख सकते हो। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 19वीं और 20वीं शताब्दी ने दुनिया को कई करिश्मे दिखाए। 1900 से 20वीं सदी में कई करिश्मे आए। करिश्मा मतलब करिश्मा कुदरत का, मतलब कई ऐसे अचंभित करने वाले सीन सामने आए। लेखक ने किस करिश्मे का वर्णन विस्तार से किया है? जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें लेखक ने कौन से करिश्मे की या जादू की बात की है? लेखक सिनेमा की बात करते हैं कि जो 6 जुलाई सन 1896 ईस्वी को हिंदुस्तान के बंबई शहर में दिखाया गया था। कब दिखाया गया था? 6 जुलाई सन 1896। अब मैं फिर से एक प्रश्न पूछूंगी, क्या आपको हिंदी की गिनती आती है? 1 से 100 तक हिंदी की गिनती आती है? ऐसा तो नहीं कि 1 2 3 या फिर 20 तक आती है, उसके बाद 31 32 33 हम नहीं जानते हैं, या किसी को 50 तक आती है उसके बाद हम नहीं जानते हैं। आना है सबको। एक ट्रिक बताऊं छोटी सी, याद रख पाओगे? रख लेना, यदि ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। जैसे देखो 10 तक तो सबको आती ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। 10 के बाद क्या आता है? 11। ठीक है भाई, तो अब 1 और 1 11 होता है। 1 पे 1 11 ऐसे पढ़ते थे पहले हम लोग, 1 पे 1 11, 1 पे 2 12, 1 पे 3 13, 2 पे 1 21, 2 पे 2 22, 2 पे 3, इस तरह से पढ़ते थे हम। ठीक है, तो अब ये जो 11 है 10 तक आपको आती हैं, उसके बाद 11 कैसे करेंगे हम? 1 पे रा मतलब 11, 2 पे ईस 21, 3 पे 30 31, 4 पे लीस 41, 5 पे 1 51, 6 पे 60 61, 7 पे तर 71, 8 पे सी 81 82 और 9 पे वे 91 92। इस तरह से यदि आप 1 पे रा, 2 पे ईस, 3 पे 30, 4 पे लीस, 5 पे 1, 6 पे 60, 7 पे तर, 8 पे सी, 9 पे वे, हो जाएगा 100। सुनो, इसको ध्यान से सुन लिया तो आप बिल्कुल किसी भी तरह से आप गिनती भूल ही नहीं पाओगे। क्या बोला मैंने? कोई टंग ट्विस्टर नहीं था। ये हिंदी की गिनती याद करने की एक ट्रिक थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने कर लिया। अब 11, तो एक जो एक वाली संख्या है 11, 1 पे रा, 2 पे ईस 21 22 23 24, 3 पे 30 31 32 33, 4 पे लीस 41 42, ठीक है, 5 पे 1 51 52 53 54, ऐसे 1 आता है अक्सर। फिर 6 पे 60 61 62 63 64 65 66 67, है ना? आप कहेंगे साउथ इंडियन जैसे क्यों बोल रही हैं आप? हम तो बोल लेते हैं जैसा भी समय मिलता है। 71, तो 7 पे तर, 8 पे सी 81 82 83, 91 92 93 94 और 99 और 100 आ जाता है। तो आप कहेंगे 99 के बाद 100, अरे बाबा बता रही हूं कि इस तरह से आप कर सकते हो। तो अब बताओ ये क्या लिखा है? 6 जुलाई सन 1800, कौन सा ईयर है ये? 96, मतलब 90 वाली है ये लाइन। तो 6 जुलाई सन 1896 ईस्वी को हिंदुस्तान के बंबई, हिंदी में बंबई कहते हैं मुंबई को, ठीक है, बंबई शहर में दिखाया गया था। गैस की रोशनी, बिजली का चमत्कार, टेलीग्राम टेलीफोन के जादू, रेल मोटर वगैरह के अलावा सिनेमा का आविष्कार 19वीं सदी के बीतते जादू बनकर जमाने के लिए सिर पर चढ़कर बोलने लगा था। मतलब ये तो सब हो ही गया था। गैस की रोशनी आ गई थी, बिजली के चमत्कार आ गए थे, टेलीग्राम आ गए थे, टेलीफोन भी आ गए थे, मोटर रेल ये सब भी आ गया था। उसके साथ ही सिनेमा का जादू भी सर पर चढ़कर बोलने लगा था। ऐसा लेखक सिनेमा की करिश्मा का वर्णन इसी तरह से उन्होंने किया है कि यही हुआ था 6 जुलाई सन 1896 को, जब पहली बार शुरुआत हुई थी हिंदी सिनेमा की। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रपट में मूक से सवाक फिल्मों तक के इतिहास को रेखांकित करते हुए दादा साहब फाल्के का महत्व बताइए। ठीक है, कि पहले हमें बताना है भारतीय चित्रपट, चित्रपट मतलब सिनेमा, ठीक,
मूक से सवाक मतलब साइलेंट मूवी से बोलती हुई जो मूवीज बनी हैं उनका इतिहास बताना है और साथ ही साथ हमें यह भी बताना है कि दादा साहब फाल्के क्या है। ठीक, अब देखिए 1896 6 जुलाई 1896 से शुरुआत हुई, मतलब 1897 तक कुल मिला के वो अच्छे रूप में आई थी। तो सन 1897 में पहली बार बंबई की जनता को रूपहले पर्दे पर कुछ दृश्य देखने को मिले, जिनमें बंबई की नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्योहार, दिल्ली के लाल किले और अशोक की लाट, लाट मतलब समझते हो मूर्ति, लाट का अर्थ होता है स्टैच्यू या मूर्ति वगैरह के चंद दृश्यों की झलक के साथ साथ लखनऊ के इमाम बाड़े भी पर्दे पर चमके। सबसे पहले भारत में साबे दादा, अब सुनो यहां पर साबे दादा का नाम भी आता है, दादा साहब फाल्के अलग है, साबे दादा अलग है। सबसे पहले भारत में साबे दादा ने छोटी मोटी बहुत फिल्में बनाई। भारतीय फिल्म उद्योग के जनक दादा साहब फाल्के ने हरिश्चंद्र से पहले एक फिल्म और बनाई थी जिसका नाम था भक्त पुंडलीक। दादा साहब ने कई फीचर फिल्में बनाई और उसे उद्योग के रूप में विकसित किया, इसी कारण उन्हें फिल्म उद्योग का जनक कहा जाता है। मतलब दादा साहब फाल्के ने कुछ ऐसी फिल्में बनाई जो बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर रिलीज हुई। साबे दादा ने शुरुआत की थी छोटे मोटे दृश्यों की, लेकिन दादा साहब फाल्के ने उनको अच्छे से विकसित रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए इनको या इन्हीं को भारतीय फिल्मों का जनक कहा जाता है। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र के बाद उन्होंने, किसने, दादा साहब फाल्के ने, राजा हरिश्चंद्र के बाद उन्होंने मोहिनी भस्मासुर नामक दूसरा चित्र दिया। मोहिनी भस्मासुर सुना है कुछ नाम? जब समुद्र मंथन के समय देवता और राक्षस, क्या हो, समुद्र मंथन क्या होता है? ऐसे नहीं, समुद्र में मंथन हुआ था, पर्वत था, ये इधर 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 देवता थे, इधर मान लो ये सांप है, अब ये सांप समझ लो कि ये सांप है, एक तरफ देवता थे दूसरी तरफ राक्षस थे और दोनों में ये चल रहा था कि कौन क्या करेगा, किस तरह से कौन हारेगा। तो समुद्र मंथन के समय बहुत कुछ निकला था, अमृत, वेश, मदिरा, कामधेनु, ऐरावत, रत्न, बहुत कुछ। तो देवता जो थे वो रत्न, अमृत, ये सारी चीजें देवताओं के हाथ में आती गई। ठीक है, ऐसा हुआ। अब जब अमृत हाथ में आया, अमृत का कलश, तो राक्षसों के, भाई राक्षस भी स्मार्ट थे, बुद्धिमान थे, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी आप करोगे और वो सुन लेंगे और बस एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब समुद्र मंथन से अमृत का घड़ा निकला तो जो विष्णु भगवान थे उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके सुंदर, मोहिनी मतलब मन को मोहने वाली, इतनी सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और जो देवता बैठे हुए थे आराम से लाइन से, उनको इस तरह से घूंट घूंट वे पिला रही थी। मोहिनी नाम है इसलिए विष्णु भगवान को पिला रही थी कह रही हूं मैं। ठीक है, अब जो राक्षस थे उनमें से एक राक्षस देवता का रूप बनाकर बैठ गया देवताओं की लाइन में। अब किसी को कैसे पता चलेगा कि क्या होगा? तो वहां पर उन्होंने, वो जो राक्षस आया था उसने वो अमृतपान कर लिया। अब जब अमृतपान कर लिया तो अब तो उसको मरना असंभव है। फिर क्या हुआ? विष्णु भगवान जी ने सुदर्शन चक्र फेंका और उसके दो टुकड़े हो गए, एक सर और एक धड़। सिर बना राहु, धड़ बना केतु। तो और मुश्किल हो गई कि अब तो दो दो हो गए, कम से कम पहले एक ही था। भस्मासुर के समय भी ऐसा ही था कि बहुत खतरनाक तरह से भस्मासुर ने आतंक मचा कर रखा था, देवताओं का जीना हराम कर दिया था। इंद्र की जो आसन थी वो डगमगाने लगी थी, सब गए प्रभु त्राही माम रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। तब उन्होंने फिर से एक नृत्यांगना अप्सरा का रूप बनाया और नृत्य करते करते समय राक्षस जो हुआ करते थे वो ऐसे मतलब मौज मस्ती पसंद थी उनको, अप्सराओं का नृत्य देखना पसंद था, ऐशो आराम, मदिरा पान, ये सब पसंद था। तो उन्होंने एक अप्सरा का रूप धारण किया और नृत्य करते करते, उसको क्या था कि यदि तुमने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया, उसको वरदान भी था, जो राक्षस था ना भस्मासुर, वो ऐसे किसी से नहीं मरता था, ना तीर से ना तलवार से, जैसा एक और था ना हिरण्यकश्यप, उसकी भी आपने कथा सुनी होगी। तो उसको ये था कि यदि तुमने अपने सर पर खुद का हाथ रख लिया तभी तुम मरोगे, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अब वो तो खुश प्रसन्न, और वो समझता भी था कि मैं कभी भी अपने सिर पर अपना हाथ तो नहीं रखूंगा, बहुत अच्छे से उसको याद था। लेकिन विधि का विधान, प्रभु की लीला है ना।
तो अब नृत्य करते करते वो तो एकदम लीन हो गया बहुत मजे से, और उन्होंने नृत्य करते करते कोई भी मुद्राएं अपनाई होंगी, और जैसे तैसे जो मोहनी थी, अप्सरा थी, उन्होंने कुछ भी करके और खुद का हाथ अपने सिर पर रखा। तो जो भस्मासुर था उसने भी अपना सिर अपने हाथ पर रखा और भस्म हो गए। तो यहां पर बहुत सारी यही है ना, जो कि भस्मासुर नामक दूसरा चित्र, मोहनी भस्मासुर, पहले पौराणिक कथाओं पर आधारित ही फिल्में बनती थी। क्यों? क्योंकि जो सभी व्यक्ति थे, भारतीय लोग थे, वो पौराणिक कथाओं से अधिक जुड़े होते थे। शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना नहीं था, धार्मिक प्रवृत्ति अधिक थी, तो धार्मिक मूवीज ही दिखाई जाती थी। तो राजा हरिश्चंद्र के बाद उन्होंने मोहिनी भस्मासुर नामक दूसरा चित्र भी दिया। उसका तीसरा चित्र लंका दहन भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म कही जाती है। देखो, लंका दहन की कहानी भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगी। क्या है? एक अलंकार में बहुत अच्छे से आता है ना कि जब जैसे ही वो रावण सीता मां का हरण करके ले गया था, बहुत समझाने के बाद सबने समझाया, उसके भ्राता विभीषण ने भी समझाया, परंतु रावण ने किसी की ना सुनी। कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जैसे तैसे ये समय बीतता गया और फिर गए हनुमान जी। हनुमान जी पहले जाते हैं एक छोटा सा रूप बनाकर, बहुत सारे, आपने वो चौपाई सुनी होगी ना, समुद्र पार करते समय जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, तुरत पवन सुत मतलब यह है कि ऐसा कुछ है, भूल रही हूं थोड़ा, सुंदरकांड की चौपाई है, ठीक है। तो जैसे ही वे लंका में गए तो वानर का रूप तो है ही, अशोक वाटिका सारी उजाड़ दी। अब रावण को पता चला कि अरे ये क्या हुआ, देखा कि अरे एक वानर है, उसने ये खतरनाक आतंक मचा के रखा है। रावण ने आदेश दे दिया इसकी पूंछ जलाई जाए। तो पूंछ जलाने का काम जब हुआ तो हनुमान जी ने अपना रूप विशाल करते गए। तो एक और पंक्ति है कि रहा न नगर वसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीने कपि खेला। इतने बड़े, मतलब आकाश को छूने लगे कि पूंछ में पूरे लंका नगरी के कपड़े, तेल, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उनकी पूंछ पूरी तरह से बंद नहीं पाई थी। उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, और आग लगाने के बाद उनको बड़ा आया कि अब देखो। और आपने देखा होगा कि दारा सिंह जी ने कितनी अच्छी भूमिका निभाई थी। ऐसे लगते थे वो कैरेक्टर सभी, चाहे वो अरुण गोविल जी हों या सुनील लहरी हों या दीपिका जी हों या दारा सिंह जी हों, सब ने अपनी अपनी भूमिका इतने अच्छे से निभाई थी कि आज भी उनकी छवि, जिन्होंने उन्हें देखा है, वो अंकित हो गई है कि मतलब राम मतलब उनका नाम, उनकी छवि दिखाई देती है। और जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो बस सब हो गया। तो यही लंका दहन का जो सीन आया था, तीसरा चित्र लंका दहन भारत की पहली बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म कही जाती है। इतनी सुपर डुपर हिट रही थी कि लोग उसे देखने के लिए गए थे, क्योंकि लोगों ने सिर्फ सुना था कि भगवान थे, किसी ने इस तरह से सिनेमा में कभी नहीं देखा था। और जब ये देखा तो चारों तरफ पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि ऐसा लगा रोते थे लोग। जब भी सीता, जैसे अशोक वाटिका में सीता रहती थी और रावण आता था और कुछ कुछ भला बुरा सुनाता तो आंसू टपकते थे। फिर आई टेलीविजन के जब आविष्कार हुए तो गांव में किसी एक घर में टीवी हुआ करती थी, जो बड़े सरपंच पटेल साहब वगैरह रहा करते थे, तो पूरा गांव उनके घर जाता था, चप्पलें बहुत दूर उतार कर, शूज बहुत दूर उतार कर। क्यों? क्योंकि भगवान को देखने जा रहे हैं। ये थी कहानी उस समय की। तो लंका दहन भारत की पहली बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म कही जाती है। दादा साहब फाल्के अपनी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, प्रोसेसिंग, डेवलपिंग करने वाले, प्रचारक, वितरक, सब कुछ एक साथ थे। ओ देखो जरा, दादा साहब जो थे वो निर्माता निर्देशक भी थे, लेखक भी थे, कैमरामैन भी थे, प्रोसेसिंग डेवलपिंग करने वाले भी थे, प्रचारक भी थे, वितरक, सब कुछ एक साथ थे, वो खुद करते थे। तभी तो वर्षों तक फिल्म बनने का काम चलता रहता था, वर्षों तक। ये है कहानी भारतीय सिनेमा की। आगे चलते हैं प्रश्न पर। साबे दादा कौन थे? भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को पाठ के माध्यम से समझाइए कि साबे दादा कौन थे। दादा साहब फाल्के तो समझ में आया, जिन्होंने हरिश्चंद्र बनाई और भी कई पौराणिक कथाओं पर आधारित जो मूवीज बनाई। अब साबे दादा कौन थे? फिल्मी धंधा या फिल्मी बिजनेस को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति में साबे दादा का नाम है। लेखक जब 1941 में
स्वर्गीय मास्टर विनायक की एक फिल्म संगम लिखने के लिए कोल्हापुर गए, तब शालिनी स्टूडियो में उनके दर्शन हुए थे सावेदादा के। किसको? अमृतलाल नागर जी को। वे अपने जमाने के बहुत बड़े कैमरामैन और भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष थे। कैमरामैन में सबसे ज्यादा उनकी छवि है, साथ ही साथ भारतीय फिल्म व्यवसाय के वे आदि पुरुष कहे जाते हैं, प्रारंभिक। वे कोल्हापुर के ही थे या पुणे के, लेखक को इस विषय में पता नहीं, परंतु वे मजे की हिंदी बोल लेते थे। वे जहां के भी थे हिंदी बहुत अच्छी बोलते थे। उन्होंने ल्यूमियर ब्रदर्स से प्रोजेक्टर फोटो डेवलप करने की मशीन या मशीकोप कर भारत में इस धंधे का राष्ट्रीयकरण किया था, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि वो सिनेमा में उनका योगदान रहा। सावेदादा ने इंग्लैंड जाकर वहां से कैम और फ्रांस के सिनेमेटोग्राफी कर्ता विशेषज्ञों से भेंट कर इस उद्योग को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां भी एकत्रित की। सावेदादा ने छोटी मोटी बहुत फिल्में बनाई, छोटी मोटी बनाई थी। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र सर आर.पी. परांजपे जाने सन 1936 से 30 के लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हुए। उनके स्वागत उत्सव पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई। इसी तरह लोकमान्य तिलक, गोखले आदि देश के मान्य नेताओं पर भी फिल्में बनाई गई थी। समझ आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेखक ने सावेदादा की तुलना में दादा साहब फाल्के को क्यों भारतीय सिनेमा का जनक माना? यह भी सही है कि आदि पुरुष कहा है सावेदादा को, स्टार्टिंग की फिल्मी जगत की या फिल्मी व्यवसाय की या उद्योग की सावेदादा ने। फिर भी दादा साहब फाल्के को फिल्मी दुनिया का जनक क्यों कहा? इसके पीछे कारण क्या है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है कि सावेदादा ने शुरुआत की, छोटी मोटी कई फिल्में भी बनाई, लेकिन फिर भी हम दादा साहब फाल्के को ही जानते हैं। दादा साहब फाल्के को सावेदादा की तुलना में भारतीय सिनेमा का जनक इसलिए माना जाता था कि दादा साहब फाल्के ने केवल एक ही नहीं वरन कई फीचर फिल्म एक के बाद एक बनाई, और इस प्रकार उन्होंने ही इस उद्योग की नींव जमाई। जबकि सावेदादा ने कुछ मूवीज बनाई, वो भी छोटी छोटी, शायद इसलिए कहा हो। सावेदादा ने छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में तो बहुत बनाई और समय को देखते हुए पैसा भी अच्छा ही कमाया, और यदि पहली फीचर फिल्म भक्त पुंडलीक उन्हीं की बनाई सिद्ध हो तो भी उनकी अपेक्षा दादा साहब फाल्के को ही फिल्म का जनक मानना उचित है। क्यों? क्योंकि फाल्के ने एक नहीं कई फीचर फिल्में बनाई और फिल्मी उद्योग को उद्योग के रूप में स्थापित किया। बस इतना ध्यान रखना कि फिल्में तो सावेदादा ने भी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, छोटी छोटी फिल्म जो रहती है ना डॉक्यूमेंट्री टाइप, वो बनाई थी, कई फिल्में बनाई थी, लेकिन दादा साहब फाल्के ने फिल्मी उद्योग से जुड़ी हुई कई फिल्में बनाई और उन्होंने एक बिजनेस स्थापित किया, मतलब एक उद्योग स्थापित किया फिल्मी दुनिया का। इसलिए उनको माना जाता है कि यही भारतीय सिनेमा के जनक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के विकास में पश्चिमी तकनीक के महत्व को रेखांकित करें। पश्चिमी तकनीक समझते हो? पश्चिमी मीन्स क्या? वेस्टर्न। यस, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भारतीय सिनेमा के विकास में किस तरह से सहायक रही है? तो सिनेमा का आविष्कार भी पश्चिम में ही हुआ है सबसे पहले। ठीक, वह पश्चिम से भारत आया तो जाहिर सी बात है कि तकनीक पश्चिम का ही होगा। सबसे पहले पश्चिमी या वेस्टर्न जो है विदेश, उनमें ही फिल्मों की शुरुआत हुई, और जब शुरुआत वहां से हुई तो कहां से आया, कहां से अपनाई गई ये नीति या ये रीति या ये जो कला है वो वेस्टर्न कल्चर से या पश्चिमी से, इसलिए वहां से आया। तो फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर्स के एजेंट ने 19वीं सदी के जिंदा तिलस्मात को दिखलाने के लिए भारत लाए थे सबसे पहले। बंबई के अलावा कलकत्ते में भी मिस्टर स्टीवेंसन नाम के एक अंग्रेज सज्जन ने स्टार थिएटर की स्थापना करके फिल्मी धंधा को बढ़ाना शुरू किया था। वहीं से आए थे विदेश से और उन्होंने भारत में स्थापना की और उसको बढ़ाना शुरू किया। उस जमाने में इसे वायोस्कोप के नाम से जाना जाता था। बंबई कलकत्ते की इन विदेशी कंपनियों ने भारत के अन्य नगरों में भी चलती फिरती तस्वीरों के तमाशे दिखाने आरंभ कर दिए थे, क्योंकि चलती फिरती जो तस्वीरें दिखी उनने तो लोगों को इतना एक्साइटेड कर दिया था, उनके मन में इतनी ललक पैदा करती थी कि ये क्या हो रहा है, मतलब
एक तरफ, यदि पहले क्या होता था, जैसे बड़े पर्दे पर आई, छोटे छोटे सिनेमा भी आते थे कभी कभी गांव में। मैं अपने बचपन की बात बताऊं तो सिनेमा आता था। सिनेमा मतलब वैन टाइप रहती थी, वैन के पीछे पर्दा लगा रहता था और इधर कैमरे वैमरे और फोकस, जैसे हम नहीं प्रोजेक्टर पर देखते हैं वही है। तो उस समय बड़ा अचंभा होता था कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो इस तरह से अंग्रेजों के माध्यम से या विदेशी सभ्यता के माध्यम से ही भारत में सिनेमा का विकास हुआ और ये कंपनियां अपने प्रोजेक्टर और फिल्में लेकर विभिन्न नगरों में जाती और सभी नगरों में जाती, बड़े बड़े नगरों में, क्योंकि वहां से उनको जान पहचान सब मिलेगी, प्रचारक भी बहुत होंगे। विज्ञापनों के सहारे, विज्ञापन समझते हो, एडवर्टीजमेंट, इस करिश्मे का प्रदर्शन किया करती थी। सावेदादा ने इंग्लैंड एवं फ्रांस के सिनेमेटोग्राफी विशेषज्ञ से तकनीक हासिल की। सावेदादा ने ल्यूमियर ब्रदर्स से प्रोजेक्टर फोटो डेवलप करने की मशीन खरीदकर भारत में इस धंधे का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर उसे सामान्य जन की वस्तु बनाया। किसने? सावेदादा ने। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगला प्रश्न है, अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं होते थे, क्यों? अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए कि जो शुरुआती स्टार्टिंग जब थी फिल्मी जगत की या सिनेमा की, तो उस समय जो आजकल जो स्टोरीज चलती है ना फिल्म की, कि एक कहानी है, कोई एक पटकथा है, ये होगा परिवार या समाज या किसी भी फेस्टिवल्स पर आधारित कोई ना कोई स्टोरी तो रहती है ना, कि क्या था फिल्म में, ये था। लेकिन पहले की जो फिल्म रहती थी उनमें क्या नहीं थी, किसी तरह की कहानी पर आधारित नहीं होती थी। तो प्रश्न किया है क्यों? अपनी कल्पना से उत्तर लिखिए, बता पाओगे आप क्यों नहीं होती थी, या फिर आज की जो फिल्में हैं वो किस तरह से कहानी पर आधारित है वो बताइए। यदि आज की फिल्मों का कहानी पर आधारित किस तरह से वो बता देंगे तो जो नहीं है वो इसका उत्तर हो जाएगा। समझ आया? चलिए देखते हैं। अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित इसलिए नहीं होते थे क्योंकि तकनीक विकसित नहीं थी जो सबको समेटकर एक फीचर फिल्म दिखला सके। एक कहानी नहीं हुआ करती थी, छोटे छोटे दृश्यों को दिखाया जाता था, वही बहुत बड़ी बात थी। कहानी में पात्र होते हैं, संवाद होता है, पात्र से चरित्र में बदलता है, इस कारण से छोटी छोटी तस्वीरें ही दिखलाई जाती थी, वह भी मूक, साइलेंट, कोई आवाज नहीं थी। बहुत मुश्किल था ये सब करना। किसी में समुद्र स्नान के दृश्य दिखलाए गए तो किसी में कारखाने से छूटते हुए मजदूरों के दृश्य। ऐसे ही जीवन की हल्की फुल्की झांकियां दिखाकर लोग वाग बड़े खुश हो जाते थे कि देखो ये चित्र पर या सिनेमा पर ये दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे चित्रों को, कोई भी एक चित्र उठा लिया, उसको मुश्किल मुश्किल से, मतलब जैसे एनिमेशन होता है ना, अब आप तो बड़े मतलब एडवांस स्टूडेंट्स हैं, किस तरह से, जैसे मान लीजिए आपने वो देखी है मूवी तारे जमीन पर, उसमें जो बच्चा रहता है वो किस तरह से एक डायरी में चित्र बनाता है, पापा मम्मी और उसका खुद का। जब वो बहुत तेज तेज पेज पलटता है उस डायरी के, आमिर खान जिसमें शिक्षक की भूमिका में रहता है, ठीक है, तो वहां पर वो धीरे धीरे धीरे, तो बस इसी तरह से बहुत मुश्किल से एक दृश्य से दूसरे दृश्य को जोड़कर फिल्में बनाई जाती थी। इसलिए कोई कहानी नहीं होती थी, बस दृश्य हुआ करते थे। समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहां दिखाया गया? तो 6 जुलाई सन 1896 को बंबई के आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की इमारत और उसके पास के चौराहे पर काले घोड़े की मूर्ति खड़ी है, उसके आसपास ही किसी जगह उस जमाने का वॉटसन होटल था। उस जमाने में एक होटल हुआ करता था, वहीं पर भारत का पहला सिनेमा प्रदर्शन हुआ था। ध्यान रख लेना, 6 जुलाई सन 1896 और ओवरऑल 1997 भी कभी कभी कह दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ऑप्शंस आ जाएं और 96 नहीं और 97 लिखा है तो फिर 97 आपको टिक करना होगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिनेमा दिखलाने के लिए अखबारों में क्या विज्ञापन निकला? इस विज्ञापन का बंबई की जनता पर क्या असर हुआ? अब भाई अखबार में विज्ञापन निकला, हाँ विज्ञापन आए, इससे पहले कोई विज्ञापन नहीं आते थे किसी फिल्म के बारे में, अब विज्ञापन आया। सिनेमा दिखलाने के लिए अखबारों में विज्ञापन निकला कि जिंदा तिलिस्मात देखिए, मतलब जादू देखिए, जिंदा तिलिस्मात देखिए, फोटोएं आपको चलती फिरती दौड़ती दिखलाई पड़ेंगी, है ना, सुनिए सुनिए सुनिए, इस तरह से फोटोएं आपको चलती फिरती और दौड़ती दिखलाई पड़ेंगी।
टिकट सिर्फ 1 रुपया। अनाउंसमेंट हो रहे हैं भाई। इस विज्ञापन ने बंबई की जनता में तहलका मचा दिया। ये कैसे हो सकता है कि फोटोएं चलती फिरती नजर आएंगी, दौड़ती नजर आएंगी? बड़ा आश्चर्य, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो जो जनता थी उसमें तहलका मच गया। छोटी मोटी तस्वीरें देखकर, हल्की फुल्की झांकियां देखकर लोग बाग बड़े खुश हो जाते थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने वो सब देखा ही नहीं था। इसलिए इस तरह के विज्ञापनों ने मुंबई में तो तहलका मचा दिया। सन 1897 में पहली बार मुंबई की जनता को रूप वाले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले। उन दृश्यों को लिखिए, ठीक है। 96-97 का सीन है ये। इन दृश्यों में मुंबई की नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्योहार, दिल्ली के लाल किले और अशोक की लाट वगैरह चंद दृश्यों की झलक के साथ साथ लखनऊ के इमाम बाड़े भी रूप वाले पर्दे पर चमके। कि कौन कौन से दृश्य थे जिनको मुंबई के लोग देखने के लिए लालायित थे, या उनमें एक तरह की जिज्ञासा मची, या वो पूरी तरह से उनमें तहलका मच गया कि हम भी तो देखें। तो क्या क्या चित्र थे? रक्षाबंधन के त्योहार का दृश्य था, और दिल्ली के लाल किले का दृश्य था, अशोक की मूर्ति या अशोक की जो स्टैच्यू थी उसका था, साथ ही साथ लखनऊ के इमाम बाड़े के रूप वाले पर्दे पर चमके। उनको देखने के लिए लोग बाग एकत्रित हुए। अगला प्रश्न है, भारत में फिल्म उद्योग किस तरह स्थापित हुआ? इसकी स्थापना में किन किन व्यक्तियों ने योगदान दिया? अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में फिल्म उद्योग किस तरह से हुआ कि फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर्स के एजेंट द्वारा दिखलाने के बाद कई विदेशी कंपनियों ने बंबई, कलकत्ता तथा भारत के अन्य नगरों में, जो महानगर थे, चलती फिरती तस्वीरों के तमाशे दिखाने आरंभ कर दिए। ये कंपनियां अपने प्रोजेक्टर और फिल्म लेकर विभिन्न नगरों में जाती और विभिन्न विज्ञापनों के सहारे उस करिश्मे का प्रदर्शन करती थी कि टिकट मात्र 1 रुपया, दृश्य आपको चलते फिरते दिखाई देंगे। इस तरह से उन्होंने ऐड किए। भारत में इस नए काम को शुरू करने वाले सावे दादा थे। इस काम को सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो सावे दादा ने की थी, ठीक है, ध्यान रखना। सावे दादा, इन्होंने ल्यूमियर ब्रदर्स के प्रोजेक्टर फोटो डेवलप करने की मशीन खरीदकर भारत में इस बिजनेस को एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया था इस बिजनेस का। तो स्टार्टिंग में तो इन्हीं ने किया था, समझ में आया। उसके बाद देखते हैं कि और क्या किया। उसके बाद दादा साहब फाल्के ने इसे फिल्म उद्योग का रूप दे दिया। अब उन्होंने स्थापना की और उसके बाद दादा साहब फाल्के ने इसको एक उद्योग का रूप दे दिया। इस क्रम में J.F. मादन ने मादन थिएटर की स्थापना कर इसके विकास में योगदान दिया। तीसरे दशक में सबसे महान फिल्म हस्ती बाबू राव पेंटर थे। आज के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक श्री वी शांताराम, स्वर्गीय बाबूराम पेंडारकर, भालजी पेंडारकर तथा स्वर्गीय मास्टर विनायक आदि फिल्मी हस्तियों के वे गुरु थे। इस दशक में नामी स्टार हुए जिन्होंने फिल्म के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनमें जिल्ली, जुबैदा, डॉक्टर विल्मोरिया, सुलोचना, माधुरी, अमरलीन, पृथ्वीराज कपूर आदि ये उस समय के हीरो हीरोइंस, अभिनेता अभिनेत्री हुआ करते थे। सुलोचना बहुत फेमस हीरोइन हुआ करती थी तब। आपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम सुना है, जो शहनाई वादक थे, है ना? वे भी सुलोचना की मूवीज देखने जाते ही थे। अपने अब्बू जान, अपने मामू जान से कुछ पैसे कलेक्ट करके, उनकी फेवरेट हीरोइन थी सुलोचना। तो उस समय सुलोचना का बड़ा अच्छा नाम था, समझ आया। अगला प्रश्न है, J.F. मादन का भारतीय फिल्म के विकास में योगदान रेखांकित करें कि भारतीय फिल्म में J.F. मादन का किस तरह से योगदान रहा। बंबई की ही कलकत्ते में एक पारसी व्यवसायी J.F. मादन, जिन्होंने मादन थिएटर नामक सुप्रसिद्ध संस्था की स्थापना की थी। संस्था मीन समझते हो, इंस्टीट्यूट, जिसको अंग्रेजी में इंस्टीट्यूट कहते हैं, उसी को हिंदी में संस्था कहते हैं। सन 1917 में एल्फिंस्टन बायोस्कोप कंपनी नामक फिल्म संस्था चलाई और दादा साहब फाल्के की तरह वे भी फीचर फिल्म बनाने लगे। इस तरह सन 1913 से 1920 तक फिल्मों में क्रमशः पौराणिक कथानक ही अधिकतर होते थे, जिस पर
सर J.F. माधवन ने कई फिल्में बनाई। इनकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब सराही गईं क्योंकि पौराणिक कथाओं से रिलेटेड थी और जो भी व्यक्ति थे भारतीय थे उनके मन में पौराणिक कथाओं को सिर्फ सुना था, वेद पुराणों में चर्चा सुनी थी और वही दृश्य देखने को मिले तो उनमें तो बड़ी लोकप्रियता हासिल हुई। 1930 में मादन ने बोलती फिल्म शीरी फरहाद भी बनाई। शीरी फरहाद, हाँ नाम मैंने भी सुना है, बहुत फेमस, जैसे वो नहीं थी रोमियो और जूलियट टाइप, ऐसी उन्होंने शीरी फरहाद फिल्म बनाई थी, इसलिए कह सकते हैं कि उनका योगदान अच्छा खासा रहा। ये थे हमारे फिल्मी जगत के सितारे, फिल्मी हस्तियां जिन्होंने फिल्मी या भारतीय सिनेमा को विकसित किया। दादा साहब फाल्के ने उस फिल्मी उद्योग का विकास किया, इसलिए दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। जब भी फिल्मी हस्ती, जो भी अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, उनके बहुत अच्छे सहयोग के लिए या अभिनय के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। हाँ, सावे दादा का नाम भी आता है। सावे दादा ने स्टार्टिंग में छोटी छोटी मूवीज या जो डॉक्यूमेंट्री रहती हैं वो बनाई थी, लेकिन फिल्मी जगत के जनक तो दादा साहब फाल्के ही कहलाए। इसी तरह से हम सुनेंगे हर एक पार्ट के प्रश्नोत्तर, व्याख्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और CCR मींस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। बस आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको स्कूल एजुकेशन मींस ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री, 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड करता है। जैसे आपको पता ही है CBSE, आप अपने वीडियोस, जो भी विषय के वीडियोस हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देख सकते हैं। और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल सही सुना है आपने, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर दिखाई देते हैं, अर्थात प्रोवाइड किए जाते हैं आपके लिए, क्योंकि आप हैं होनहार विद्यार्थी जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने परिवार का, समाज का और पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे, भारत का। तो मैं बस यही कहूंगी कि अपने जो भी विषय के वीडियोस हैं ध्यान से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, 100% फ्री है, फ्री रहेगा। बस आप तो बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स पर, अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सभी बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।